द फर्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो हमने पूरा कंप्लीट किया। कूलम्ब्स लॉ क्या बताया जी, फोर्स क्या होता है? बोले साहब फोर्स कुछ नहीं होता है, अगर दो चार्ज Q1 और Q2 आजू बाजू में रखे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो फोर्स जो होता है 1 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है? कुछ नहीं होता सर, कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, परमिटिविटी वाला पार्ट को बाद में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब इसको कांस्टेंट मान के चलो। दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर, ये फोर्स होता है। अच्छा, कैसा होता है जी फोर्स? अगर दोनों सेम पोलैरिटी है सर, दोनों एक प्लस प्लस या माइनस माइनस हैं, तो रिपेल करेंगे। और अगर अपोजिट पोलैरिटी है, प्लस माइनस है, तो अट्रैक्ट करेंगे। बहुत सिंपल सी चीज है, बचपन से सिखा रहे हैं ये सब तो। ठीक है, इतना सब पता है। सवाल ये उठता है कि मान लो मैं आपको ये बोलूं कि यार यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा है, ठीक है, और आपको इसको इधर ईस्ट की डायरेक्शन में धकेलना है, तो आप फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाओगे? चैट पे बताओ फटाफट। आप फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाओगे? लड़का खड़ा है, आपको उसको ईस्ट की डायरेक्शन में धकेलना है, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे? है? तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर फालतू का टाइम पास कर रहे हो, इतना तो छोटे बच्चे को ही पता है, जिधर धकेलना फोर्स उधर ही तो लगेगा। अच्छा, फोर्स भी ईस्ट में लगेगा। सवाल ये नहीं है कि आपको ये समझ में आया कि फोर्स ईस्ट में लगेगा, ये तो बच्चे को भी समझ में आता है। आपको क्या इसके पीछे की फिजिक्स पता है कि क्यों ईस्ट में लगेगा फोर्स? तो आप बोलोगे सर न्यूटन्स लॉ, बहुत बेसिक सी चीज है? इतने दिन से फिजिक्स पढ़ा रहे हो, इतना नहीं जानते? न्यूटन्स लॉ है, ठीक है, कि जब भी हम एफ एक्सटर्नल लगाएंगे तो एक्सेलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सेकंड लॉ। तो भैया यहाँ तो आपको आदमी खड़ा हुआ दिख रहा था ना, यहाँ तो आपको आदमी खड़ा हुआ दिख रहा था, आपको डायरेक्शन का सेंस था, आपके दिमाग में डायरेक्शन बन रहा था, तो आपने बता दिया कि इधर ईस्ट में फोर्स लगाएंगे, आपने उधर फोर्स लगा के उसको धकेल दिया। अब चार्ज के साथ में दिक्कत ये है कि चार्ज दिखता ही तो नहीं, चार्ज दिखता ही तो नहीं। ठीक है, तो अगर चार्ज आपको दिख ही नहीं रहा, तो फिर आप कैसे पता लगाओगे कि जो एक चार्ज आपका जो Q1 की हम बात कर रहे हैं, वो Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है? ठीक है, अच्छा चलो Q1 Q2 का तो समझ में आ गया। अगर मान लो मैंने इसके सराउंडिंग में Q3 रख दिया, अगर मान लो मैंने इसके सराउंडिंग में Q4 रख दिया, तो क्या एक चार्ज Q1, ठीक है, अब मेरा सवाल ध्यान से सुनना और चैट पे रिस्पॉन्ड करना, एक चार्ज Q1 अपने सराउंडिंग में कितने चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है? ठीक है, एक चार्ज Q1 अपने सराउंडिंग में कितने चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है? चैट पे बताओ फटाफट। एक चार्ज Q1 अपने सराउंडिंग में कितने चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है? नहीं, वो रेंज में है कि नहीं मयंक, वो तो अलग बात है। इनफाइनाइट ना, इनफाइनाइट ना। चार्ज की सबसे अच्छी चीज ये है कि वो कितने चार्ज पे फोर्स लगाएगा जी, इनफाइनाइट चार्ज पे फोर्स लगाएगा ना, उसके सराउंडिंग में इनफाइनाइट चार्जों पे फोर्स लगा सकता है वो। अब मयंक की बात भी सही है, ठीक है, अब मयंक की बात भी सही है कि सर ये कैसे पता चलेगा, मान लो मेरा Q1 Q2 यहाँ, Q3 यहाँ, Q4 यहाँ, और Q5 मैंने बोला यहाँ कहीं है, तो ये क्या Q1 Q5 पे फोर्स लगाएगा? ये कैसे पता चलेगा? ऐसा थोड़ी है कितने भी डिस्टेंस पे रख दो लगाता रहेगा, लगाता रहेगा, लगाता रहेगा। भाई इसकी भी तो अपनी कुछ औकात होगी Q1 की, Q1 की भी तो अपनी कोई औकात होगी। किस चीज की? फोर्स लगाने की। और दूसरा कौन सा फैक्टर है जो फोर्स को अफेक्ट करता है? वो है जी सराउंडिंग जो मीडियम है, मान लो एयर है इसके चारों तरफ, तो वो भी तो अफेक्ट कर रहा है। अब मैंने एक चार्ज मान लो अर्थ पे रखा, दूसरा चार्ज मून पे रखा, तो क्या वो फोर्स लगाएंगे? क्या लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, डिपेंड करेगा किस पे? इस Q1 के मैग्नीट्यूड पे। यानी कि इस पूरे पिक्चर का हीरो कौन हो गया? इस पूरे पिक्चर का हीरो कौन हो गया जी? Q1 हो गया।
इस पूरे पिक्चर का हीरो कौन हो गया, Q1 हो गया। अब Q1 ये डिसाइड करेगा कि मेरे को कहां फोर्स लगाने का है, कितना फोर्स लगाने का है। तो वो एरिया सराउंडिंग अ चार्ज इन विच इट कैन इन्फ्लुएंस अनदर चार्ज। ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड। मैं फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूं। बोलोगे सर इन्फ्लुएंस से क्या मतलब होता है, बताएंगे आगे। ठीक है, इन्फ्लुएंस में और भी फिजिकल क्वांटिटीज मेरी ऐड हो जाएंगी। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि इस Q1 के सराउंडिंग में एक एरिया होगा, ठीक है, जिसके ऊपर ये फोर्स लगा सकता है किसी भी दूसरे चार्ज की। तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो एरिया है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है ना कि बहुत सारी किताबों में ये बोला जाता है, ये थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सर आप ये बोलना चाहते हो कि Q1 के चारों तरफ का एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस और नो में आंसर करो। अगर मैं ये बोलूं Q1 के चारों तरफ का एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये गलत है, बिल्कुल सही। Q1 के चारों तरफ का एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। समझने की कोशिश करो बात को। द इफेक्ट what it is producing in that area, that is electric field। ठीक है, एक इफेक्ट वो अपने चारों तरफ प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। द एरिया इज नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम मीटर स्क्वायर में नहीं कैलकुलेट करने वाले, हम इसे मीटर स्क्वायर में नहीं कैलकुलेट करने वाले। हम किस चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं? द इफेक्ट सराउंडिंग अ चार्ज टू अ सर्टेन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज वाई हमने फोर्स वर्ड ना यूज करके क्या यूज किया? इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, is this statement clear to all of you now? Just raise your hand and tell me, is this statement is clear to? अब सवाल उठता है कि जी ठीक है, ये तो समझ में आया जी, इफेक्ट है। क्या है ये इफेक्ट? क्यों है ये इफेक्ट? पहली बात तो क्यों है ये इफेक्ट? ये आपको पता है कि दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब इस इफेक्ट की जो सिग्निफिकेंस है वो तभी है जब उसके सराउंडिंग में कोई दूसरी चार्ज बॉडी है, राइट। भाई जिस चीज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करना। इसका सिग्निफिकेंस तभी है जब इसके सराउंडिंग में कोई दूसरी चार्ज बॉडी है। समझ गए? मैंने बोला जी ये Q1 है, ठीक है। अब इसके सराउंडिंग का कुछ एरिया है, राइट। इसके सराउंडिंग का कुछ एरिया है। इस एरिया के अंदर वो डिफरेंट चार्ज पे डिफरेंट फोर्सेस लगा सकता है, राइट। अब मैंने बोला जी मेरा Q2 जो है ना यहां पे है, मेरा Q3 यहां पे है। तो जरा सा देहाती भाषा में डायग्राम देख करके मुझे बता दो कि फोर्स किस पे ज्यादा लगेगा, Q2 पे, Q3 पे? मयंक कह रहा है Q3 पे। मयंक बाबू क्या हो गया, कहाँ ध्यान है? Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। डिस्टेंस अगर सर आप बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा। तो Q2 पे जो ज्यादा पास है वैसे भी थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो ना यार। जो ज्यादा पास है उस पर ज्यादा फोर्स लगा रहा है, जो थोड़ा दूर हुआ। अब मान लो मैंने Q4 लगा दिया तो आप बोलोगे जी जो फोर्स है वो Q2 पे सबसे ज्यादा लगेगा, देन Q3 पे, देन Q4 पे, राइट। ये पॉइंट सबको क्लियर है क्या? ये जो मैंने समझाया है सबको समझ में आ रहा है क्या? हैंड रेस करते जाना। मैं अभी हर एक बात पे आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा और हर एक बात पे आपसे हैंड रेस कराऊंगा। बी अटेंटिव। बहुत क्रिटिकल पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा क्लास 12 घूमेगा इस पे। अगर ये नहीं समझ में आया भूल जाना, कंपटीशन 12 बोर्ड की तैयारी में लग जाना, ठीक है। ये नहीं समझ में आया तो कंपटीशन भूल जाना, राइट।
तो अब देखो, अगर मुझे ये समझ में आ गया जी Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है क्योंकि वो उसके पास है, मुझे बॉस इसे जनरलाइज करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो फील्ड वर्ड आ जाता है ना, फील्ड, ये जो फील्ड वर्ड आ जाता है ना, ये क्यों डिफाइन करते हैं? चार तरीके की पूरे फिजिक्स में फील्ड डिफाइन करते हैं, या ये बोल सकते हैं कि चार फील्ड पे पूरी फिजिक्स बन जाती है। ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैटर फील्ड। ये चार चीजों, चार फील्ड पे फिजिक्स है। पूरी फिजिक्स में सिर्फ चार फील्ड डिफाइन होती है। अगर ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा अंदर जाके सोचोगे, तो दोस्त ये चारों फील्ड हमने नहीं बनाई, ये भगवान ने बनाई है। मैटर हमने क्रिएट नहीं किया, ग्रेविटेशन हमने क्रिएट नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी हमने क्रिएट नहीं करी, हमने सिर्फ उसको अप्लाई किया। इट वॉज अवेलेबल इन नेचर, इट वॉज अवेलेबल इन नेचर। मैग्नेट जमीन से निकल के आता है, हम पैदा नहीं करते। इट हैज बीन क्रिएटेड बाय द गॉड और एनर्जी, जो बोलते हो आप, ठीक है। तो फील्ड मुझे डिफाइन क्यों करनी है? फील्ड क्या बताता है? फील्ड बताता है एक चार्ज, चार्ज्ड बॉडी। आपको पता है कि किसी बॉडी को चार्ज करते हैं और अगर उससे हम सोर्स ऑफ एनर्जी हटा लें तो वो चार्ज टेम्पररी हो जाता है। अगर किसी बॉडी को आप परमानेंटली चार्ज कर रहे हो, थोड़ा सा दिमाग के ढक्कन खोल के इमेजिन करके, आंख बंद करके सिर्फ कानों से सुनो मेरी बात को। अगर किसी बॉडी को आप चार्ज कर रहे हो continuously, that means you are providing a constant energy to that body. Now what will be the effect of, और एनर्जी कभी रुकती नहीं दोस्त। तुमको मैंने एनर्जी दी हो तो एनर्जी तुम्हारे अंदर रुक जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। नेचर ऐसा क्रिएटेड ही नहीं है हमारा, इट्स नॉट इन अवर कंट्रोल, राइट। एनर्जी कभी रुकती नहीं है। तो अगर आपने किसी बॉडी को कांस्टेंट एनर्जी दे रहे हो तो वो एनर्जी चारों तरफ फैलेगी। उस एनर्जी का इफेक्ट क्या है? दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी वेरी डीप मैनर। उस एनर्जी का इफेक्ट क्या है? दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस की कहानी की। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यों, क्यों हमें डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जरूरत क्या है, राइट। अब दूसरा पॉइंट आता है कि अच्छा ये तो समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है। दूसरा पॉइंट आता है कि कैसे डिफाइन करेंगे, किस चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई हम क्या बोल रहे हैं? हमने किसको हीरो बनाया यहां पे? जी हमने बोला हमारा हीरो कौन है? Q1। हम Q1 के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। आज की पिक्चर मैंने शाहरुख खान की देखी, मैंने को सिर्फ शाहरुख खान के बारे में जानना है, राइट। मुझे नहीं पता करना कि उसमें कौन विलन था, कौन हीरोइन थी, मुझे सिर्फ शाहरुख खान को समझना है। अब शाहरुख खान का इंपैक्ट उसके सराउंडिंग में बाकी को एक्टर्स पे क्या है, वो हमें पता करना है। तो देखो, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो मैं तो सेम एनर्जी लगा रहा हूं, हर बैच में हम सेम एनर्जी लगाते हैं, फिर भी हर बच्चे का नंबर अलग अलग आते हैं, फिर भी हर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है। तो क्या मैंने कोई पार्शियलिटी की? नहीं। लेकिन आपने आपके आईक्यू लेवल के हिसाब से, आपकी ग्रेस्पिंग पावर के हिसाब से आपने चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया। तो सिमिलरली हमें इस Q1 के लिए चीजें स्टैंडर्डाइज करनी पड़ेगी। बात सुनना ध्यान से। हमें इस Q1 का उसके सराउंडिंग पे जो इफेक्ट है उसे स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहली बात तो मुझे क्या हटाना पड़ेगा यहां से कि सर ये Q2 Q3 Q4 थोड़ी देर के लिए हटा लें, नहीं चाहिए मुझे कोई चार्ज, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एक किसी भी एक डिस्टेंस r पे एक टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है? 1 कूलम का रख लिया। टेस्ट चार्ज क्या होता है? ये 1 कूलम का क्या है? ये टेस्ट चार्ज, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले भी, कभी भी टेस्ट चार्ज की बात हो तो हमेशा क्या लेते हैं? +1 कूलम, पॉजिटिव लेंगे हमेशा। तो मैंने एक टेस्ट चार्ज रख लिया और इस
टेस्ट चार्ज को रखने के बाद मैंने फोर्स निकाला, तो फोर्स क्या हो गया, Q1 इंटू वन, सॉरी Q1 इंटू वन डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। ठीक है, यानी कि मैंने Q2 की वैल्यू को यूनिटी कर दिया, Q2 वैल्यू को यूनिटी कर दिया। इस समय जो ये वैल्यू आई, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। अब ये इफेक्ट जनरेट हो रहा है, ये इफेक्ट Q1 के चारों तरफ जनरेट हो रहा है, राइट। ये जो इफेक्ट है ये Q1 के चारों तरफ जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये इफेक्ट Q1 के चारों तरफ जनरेट हो रहा है। अब अगर मैं Q2 रखूंगा तो Q2 इस इफेक्ट से अपना शेयर ले लेगा। कैसे ले लेगा, फोर्स क्या हो जाएगा, Q2 इंटू Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, Q2 इंटू ई। तो अब मैं इस चीज को जनरलाइज कर देता हूं किसी भी चार्ज के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज होगा तो वो करस्पॉन्डिंगली फोर्स कितना लेगा, Q इंटू ई। अब ये कहानी कितने प्रतिशत भारतीयों को क्लियर हुई है, जरा सा हाथ पांव उठाओ। और किसी को यहां तक में कोई भी दिक्कत हो तो बिंदास होकर के पूछो। किसी को यहां तक में कोई भी दिक्कत हो तो पूछो। आई एम जस्ट वेटिंग, आई एम गिविंग यू 30 सेकंड टाइम टू ग्रैस्प दिस कॉन्सेप्ट कंप्लीटली। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार बताऊंगा, ये परेशान करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा कि मैं आपके लिए क्लास 7th 8th जैसा मटेरियल बना दूं, एकदम इजी कर दूं इसे। इतना इजी कर दूं कि आप बोलो कि यार बच्चों वाली मक्खन चीज है। स्टैंडर्डाइज तो करना पड़ेगा ना दोस्त, भाई मुझे मेरे पढ़ाने का तरीका स्टैंडर्डाइज तो करना पड़ेगा ना। अब मैं बोलूं यार मैं मयंक के हिसाब से काम करूं, मैं बोलूं कि यार मैं दूसरे बच्चों ऋषल के हिसाब से काम करूं, अर्शिया के हिसाब से काम करूं, नहीं चलेगा ना। आपको मेरे स्टैंडर्ड पे आना पड़ेगा अगर आपको कंपटीशन क्लियर करना है। मैं आपके स्टैंडर्ड पे नहीं आऊंगा। तो किसी भी चीज का जो एनर्जी आप किसको दे रहे थे, भैया मैंने यहाँ Q1 को हीरो बनाया, Q1 में चार्ज है, आपको पता है इस चार्ज को मेरे को कांस्टेंट Q1 रखना है, तो मेरे को बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी ना। मेरे को कंडक्शन कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ेगा, ये तो हमने बहुत सबसे फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। तो जब इसको एनर्जी दे रहे हो तो अपने सराउंडिंग में इफेक्ट तो ये फैलाएगा ना, राइट। इसको अगर आप एनर्जी दे रहे हो सराउंडिंग में इफेक्ट फैलाएगा, तो वो इफेक्ट तो आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा ना। ठीक है, नहीं लिमिट वाला फॉर्मूला मैंने नहीं समझाया है, किताबों में ऐसा लिखा रहता है, इसको आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसको छोड़ दो। हम फिजिक्स समझने बैठे हैं, मैथ समझने नहीं बैठे। ठीक है, इस पे ज्यादा दिमाग ना लगाओ, ये सब समझ में आएगा थोड़ी देर बाद, अभी नहीं। आर डिस्टेंस है, वेरिएबल डिस्टेंस है। अगर मान लो E इज इक्वल टू लिमिट R टेंस टू इंफिनिटी करूं मैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², तो कितना हो जाएगा, E की वैल्यू 0 है ना, E की वैल्यू 0 हो जाएगा। ना बेटा फोर्स कुछ होता ही नहीं है। मयंक आप गलत समझ रहे हो, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आप फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो। अब मामला ही पलट दिया हमने, अब इलेक्ट्रिक फील्ड से हम फोर्स को डिफाइन करेंगे। अब ये समझ लो कि एक्चुअली फोर्स जैसी कोई चीज होती नहीं, वो तो आपको शुरुआत करना है चैप्टर का, तो कहीं से तो एक बेसिक से करेंगे। ठीक है, तो फोर्स कुछ नहीं होता। अब ये मानो कि इलेक्ट्रिक फोर्स जैसी कोई चीज नहीं, क्या होती, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती। भगवान ने फील्ड क्रिएट किया, फोर्स नहीं क्रिएट किया। फोर्स तो हम बना रहे हैं, हम दूसरे चार्ज को उसके पास जबरदस्ती लेकर के जा रहे हैं, राइट। भगवान ने सिर्फ चार्ज क्रिएट किया है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड। अब आप एकदम राइट डायरेक्शन में आ गए हो। अब यहां से समझ लो आपका चैप्टर शुरू, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेसिक चीज है, सबसे पहली चीज ये। ठीक है,
इज इट क्लियर? और जिसके दिमाग में दो भी सवाल आ रहे हैं पूछते जाओ। अपने क्या बोलते हैं, लेट योर हार्ट्स ओपन, ठीक है, साउंड लाउड। जो जो डाउट आ रहा है, अच्छा बुरा की टेंशन मत लो, पूछते जाओ। एवरीथिंग शुड बी क्लियर बाय द कोर, अदरवाइज ये परेशान कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड की कोई रेंज नहीं है दोस्त मेरे, ठीक है, अभी उस पॉइंट पे आएंगे हम लोग। अभी तुम मेरे को ये बताओ कि तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैं इसकी रेंज, कितने दूर तक लगेगा कितना नहीं लगेगा, मेरे को क्या पता यार, वो तुम सोचो ना, ठीक है। भाई बात समझ में, भाई मेरे को पता है कि मेरे को ऐसे फिजिक्स पढ़, मेरे अंदर इतनी एनर्जी है फिजिक्स पढ़ाने की, मैं आईटी एडवांस तक पढ़ा सकता हूँ। मेरे को सीबीएसई पढ़ाने में मजा नहीं आता। अब तुमको देखना है, तुमको मेरे से पढ़ना अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, कोई नहीं लग रहा है, अच्छी बात है, क्लास करो। तो मैं अपनी फील्ड खुद कैसे डिफाइन करूं, मेरी रेंज कितनी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। फिजिकली पहले इसको समझो, ठीक है, पहले इसको फिजिकली समझो, फिर मैं मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करूंगा कि कितनी रेंज होगी क्या होगी, सब समझाऊंगा मैथ से। पहले फिजिकली समझो कि भाई इस चार्ज को क्या पता कि ये कितने दूर तक फोर्स लगा सकता है, भाई वो दूसरा देख लेना। तभी मैंने बोला ना, अगर आर टेंड्स टू इंफिनिटी है, अगर आर टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब इस टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफिनिटी। चैट पे मुझे बताओ, आर की वैल्यू इंफिनिटी का मतलब क्या है, चैट पे जरा एक्सप्लेन करो मेरे को। चलो ये चीज भी देखें कितना समझ में आता है को, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है। आर की वैल्यू इंफिनिटी का मतलब क्या है, जरा सा चैट पे एक्सप्लेन करोगे। यस, आर की वैल्यू इंफिनिटी का मतलब है वेरी लार्ज डिस्टेंस। धीरे 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 जाते, जितना जैसे आगे जाते जाओगे जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे, चार्ज से दूर जाते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, मतलब इसका इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा, इसका इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट नलीफाई हो जाएगा, फिर उसको आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल। लेकिन इस डिस्टेंस की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, वो डिपेंड करेगा इसकी क्वांटिटी पे, तो हर चार्ज के लिए अलग अलग होगा। तो मैंने तो जनरलाइज बता दिया ना कि जनरलाइज फॉर्मूला याद रखो। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली किसके लिए है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज के लिए। इफ यू आर सीरियस अबाउट स्टडीज, प्लीज ओपन द नोटबुक एंड नोट इट डाउन। मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूं वो बुक में नहीं मिलने के बच्चों। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा सर जबरदस्ती अपनी तारीफ कर रहे हैं, तो आपको जो समझना है समझो, बट मैं जो बताऊंगा, मैं जिस तरीके से समझाऊंगा, मैं बहुत सारी चीजें इसमें ऐड ऑन करूंगा, अभी वो किताबों में ढूंढते रहोगे, नहीं मिलने का आपको। प्लीज नोट इट डाउन। ये है पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपको कोई इसके अलावा कोई डाउट नहीं आ रहा। एक बहुत मेजर डाउट का मैं वेट कर रहा हूं कि वो क्यों क्यों नहीं पूछ रहा मेरे से अभी तक। जो भी आ रहा है पूछो यार, बिंदास पूछो। मैं बार बार डाउट डाउट कर रहा हूं क्योंकि मैं एक बहुत मेजर क्वेश्चन का वेट कर रहा हूं कि मेरे से वो कोई क्यों नहीं पूछ रहा अभी तक। वो क्वेश्चन ये है कि आपके दिमाग में क्या ये चीज नहीं आ रही कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल समझ में आ गया, स्केलर है वेक्टर है, ये तो बता दो। ठीक है, आप ही बता दो, चलो स्केलर है वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है वेक्टर है, वेक्टर है। अभी तो फॉर्मूला लिखा है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू चार्ज स्केलर होता है, फोर्स वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है।
है ना, बिल्कुल सही बात है, सबने सही बताया, आंसर बिल्कुल सही दिया कि वेक्टर है। अरे जब इतना समझ गए ये वेक्टर है तो एक डाउट क्यों नहीं आया कि सर अगर वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्शन क्या होगी, ये भी तो बता दो। और ये चार्ज जो आपने लिया Q1, अगर इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो गई तो क्या होगा, क्या उनका फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, ये सब तो बताना पड़ेगा ना। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं कि जिसका पहले वेक्टर फॉर्म देखते हैं। वेक्टर फॉर्म का मतलब ये है, देखो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं कि अगर मान लो मैंने इस ओरिजिन पे ही चार्ज रख दिया Q, ठीक है, और एट अ डिस्टेंस R मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे, इस पॉइंट पे, इसको मैंने O बोला, इसको ओ ए बोला, ठीक है, और यहाँ Q रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू आर कैप, या इसको लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r³ मॉड लगा लो वेक्टर का करके, ठीक है। एक मिनट अच्छे से लिख देते हैं जरा ताकि आपको दिक्कत ना हो। मॉड ऑफ वेक्टर आर का क्यूब इंटू वेक्टर आर, ठीक है। अभी भी मैंने डायरेक्शन नहीं बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये तो मैंने इस वेक्टर की डायरेक्शन बनाई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जो बताएगा उसको 25 रुपए का पेटीएम तुरंत। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर पूरे साल पढ़ना है आपको, इसलिए इसका डायरेक्शन समझ में आना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कृष्णा गोयल जी का कहना है, सिद्धार्थ शर्मा कह रहे हैं जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, सिद्धार्थ क्या सुन रहा है, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, फोर्स भूल जा आप, फील्ड से फोर्स डिफाइन करेंगे, फोर्स से फील्ड नहीं डिफाइन होगा, ठीक है। कृष्णा गोयल जी कह रहे हैं जेड, एक पॉइंट पर चार्ज रखो, उस पॉइंट पर जो फोर्स की डायरेक्शन है, माते फोर्स से फील्ड नहीं डिफाइन होगी, फील्ड से फोर्स डिफाइन होगा। सर एक बार दोबारा बता दीजिए, आपने इस पेज पे जो बताया ये डायरेक्शन कैसे हो गया। सर वो हीरो क्यू पे डिपेंड करेगा। 11th क्लास पढ़ी नहीं किसी ने अच्छे से, अर्शिया। सर वेक्टर कॉन्सेप्ट लग सकता है, यूनिट वेक्टर कॉन्सेप्ट, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, अच्छा कोई बात नहीं। देखो ध्यान से सुनो कि अगर मेरे पास में मैंने एक एक्स वाई एक्सिस बनाई, ठीक है, और मैंने बोला ओरिजिन पे मेरा चार्ज क्यू है, और मैंने बोला मेरे को एट अ डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मुला पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और इंटू आर कैप लगा दो, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला कि और इसको ज्यादा वेक्टर में लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q वेक्टर आर के मॉड का क्यूब, और यहां पे वेक्टर आर, क्योंकि वेक्टर में एक मॉड तो छुपा ही होता है ना, वेक्टर आर का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर आर इंटू आर कैप, ये 11th क्लास में पढ़ के आए हो। तो मॉड ऑफ वेक्टर आर से एक पावर कैंसिल होगी तो नीचे ऑटोमेटिकली स्क्वायर आ जाएगा। ये मैंने इसीलिए लिखा था कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समझ में आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आर की डायरेक्शन में, ध्यान से देखो ना यार, बाकी सब तो स्केलर क्वांटिटी हो गई, मैग्नीट्यूड हो गया, ये मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। तो ई की क्या डायरेक्शन है, जो आर की डायरेक्शन है। 11th क्लास का वेक्टर भूल गए क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सब पढ़ा हुआ है, सब भूल गए क्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, जो आर की डायरेक्शन है, समझ में आ रही बात, कितने प्रतिशत भारतीयों को बात समझ में आई जो मैंने बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी ना, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²।
रिशल ना, ऐसा नहीं करते बच्चे, ये तो गलत बात हो जाएगी। रिशल कह रहा है आर का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन तो आर का अभी तो बनाया। आर का जो पोजीशन वेक्टर है वही तो आर का डायरेक्शन है। वेक्टर, यार मुझे एक चीज बताओ अच्छे से, ईमानदारी से, यार आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा ना मेरे को डाउट हो रहा है, कितने लोगों को वेक्टर कॉन्सेप्ट 11th का बहुत अच्छे से क्लियर है? हैंड रेस, ईमानदारी के साथ हाथ उठाओ, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक अलग से क्लास लगा दूंगा, क्योंकि वेक्टर नहीं क्लियर तो क्लास 12 में फंस जाओगे, क्लास 12 में बहुत वेक्टर का यूज है। ईमानदारी से कॉन्फिडेंस के साथ हाथ उठाओगे सर, वेक्टर तो हमें बिल्कुल धमाके से कुछ भी करा लो, वेक्टर में सब आता है हमें। पूरे रंड मून, खाली 3 हाथ उठे भाई साहब। चलो, तो somebody in this class take the, क्या बोलते हैं उसको, responsibility to arrange a vector class separately, ठीक है? somebody in the class take the responsibility, any one of you जिसे लगता है कि उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, तो वो कोऑर्डिनेटर से बात करके एक बार वेक्टर की एक अलग से क्लास अरेंज करो, एक नहीं 2 क्लास अरेंज करो, 2 क्लास में कंप्लीट वेक्टर में एक्सप्लेन करूंगा। एंड ज्वाइन ऑल ऑफ यू, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तब भी ज्वाइन करो, ठीक है? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस उस क्लास में मैं हिला के रहूंगा। वेक्टर बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। तो देखो पोजीशन वेक्टर हम डिफाइन करते हैं, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के हिसाब से ये पोजीशन वेक्टर है, तो यही तो डायरेक्शन होगी ना पोजीशन वेक्टर की, तो इसी डायरेक्शन में ई लगेगा, ठीक है? एक प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर मान लो ये तो क्यू था, इसको साथ साथ में आप ड्रॉ कर लो बेटा प्लीज, जो मैंने ये वाला डायग्राम बनाया इसको ड्रॉ कर लो। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, ये असली हो गया, इसमें डायरेक्शन भी आ गया आपका। ये क्यू मेरा पॉजिटिव है, कृष्णा कह रहा है कि सर आर रिजल्टेंट ही तो हुआ भाई साहब, ऐसा ना कर भाई कि मेरा अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस उड़ जाए। अरे रिजल्टेंट तो तब है ना जब मैं 2 वेक्टर की बात कर रहा हूँ, 2 पोजीशन वेक्टर मेरा एक ही तो है, ओरिजिन से जहां जाएगा उधर डायरेक्शन बताओगे ना। आर वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे यार, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यही तो लिखेंगे अगर एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो, राइट? एनीवे, someone take the responsibility and arrange the class. Now who is going to take the responsibility वेक्टर क्लास अरेंज करने की? इसी बहाने आपका वेक्टर 11 का रिवाइज भी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। कौन लेना चाहता है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी? मेरे को छोड़ के, मैं तो नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे भरोसे रहोगे ना मैं भूल जाऊंगा, दूसरी क्लासेस भी होती हैं। यस, ज्योति यू आस्क मैम कि मैम वेक्टर की क्लास दो दो क्लास अरेंज करनी है फटाफट, और एकदम साइमल्टेनियसली अरेंज करनी है 2 दिन में, ठीक है? ताकि हम 11th का वेक्टर पूरा सीख लें, उसमें वेक्टर के मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको, वेक्टर क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है? वेक्टर का बहुत यूज है क्लास 12 में, बहुत ज्यादा। अब देखो एक चीज और समझो, अगर मान लो ये एक्स वाई प्लेन हुआ, मेरी पोलैरिटी नेगेटिव है, समझना बात को जरा ध्यान से, मेरी पोलैरिटी नेगेटिव है, तो क्या होगा भाई, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन तो यही है, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, इधर हो जाएगी, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अभी हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, उसके वेक्टर कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, मेरी पोलैरिटी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट रेज हैंड एंड एक्नॉलेज। मस्त तो समझ में आया, ऐसा करके बता दो जरा सा, खुशी हो जाए मेरे को। कोई हैंड रेज नहीं करता, बताओ, बहुत बुरे हो यार तुम लोग, इतनी एनर्जी लगा के मैं पढ़ाता हूँ, तुम लोग फिर नहीं समझ में आया तो पूछो, समझ में आया तो हैंड रेज करो, दोनों ही नहीं करोगे मतलब ये क्या बात है? सर ये बात हमें फॉर्मूला में क्यों नहीं दिख रही नेगेटिव वाली? यस ज्योति, यू पॉइंट आउट द वेरी गुड पार्ट, ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, नहीं दिखाएंगे हम फॉर्मूले में, राइट?
मैं फॉर्मूले में नहीं दिखा रहा, तभी तो मैंने बोला कि फॉर्मूले में दिखेगी क्यों नहीं, इसीलिए नहीं दिख रही है कि यार इससे मैं अगला कॉन्सेप्ट एक्चुअली कनेक्ट करने जा रहा हूं, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूं यार। अगर मैं फॉर्मूले में इसको माइनस क्यू रख देता हूं, ठीक है, तो ठीक है, लगा सकता हूं मैं माइनस क्यू, आपको समझ में आ गया, माइनस साइन है मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, यही तो बात हुई। अगर क्यू में मैं माइनस साइन लगा दिया तो आप बोलोगे डायरेक्शन अपोजिट है। भाई साहब किसके अपोजिट है? बिकॉज वी कैन नॉट सी चार्ज। आज क्लास की शुरुआत से मैं यही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं, वी कैन नॉट सी चार्ज। फोर्स में बड़ा क्लियर होता था ये, ठीक है, सामने वाले को आगे धकेलना, पीछे धक्का मारूंगा आगे जाएगा वो, ठीक है, सामने वाले को गिरने से रोकना है तो पीछे खींचूंगा उसको, रुक जाएगा वो। इट्स क्वाइट विजिबल टू यू, बट चार्ज इज नॉट एट ऑल विजिबल टू यू। तो किसके अपोजिट? पोजिशन वेक्टर के अपोजिट, राइट? किसका पोजिशन वेक्टर? चार्ज का पोजिशन वेक्टर। देन वी हैव टू अगेन स्टैंडर्डाइज इट, इसलिए हम फॉर्मूले में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाएंगे, हम फॉर्मूला मॉड वैल्यू के लिए लिखेंगे q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और हम कोशिश करेंगे इस डायरेक्शन को स्टैंडर्डाइज करने की। तो व्हाट वी डिड टू स्टैंडर्डाइज द डायरेक्शन, वी डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये बचपन में पढ़ा था आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? बचपन में आप पढ़ के आए थे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना? तो सबसे पहले मुझे, मैं एक एक पॉइंटर में आंसर पूछूंगा, पॉइंटर में जरा चैट पे लिखो। ये जो फील्ड लाइन होती है, चाहे वो मैग्नेटिक हो चाहे इलेक्ट्रिक हो, ठीक है, ये रियल में होती है, इमेजिनरी है? ऋषल बोल रहा है रियल में होती है। अरे भाई, रियल में फील्ड लाइंस होती हैं, मतलब जब मैं कोई चार्ज रखूं तो तुम्हें फील्ड लाइन दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देती, ठीक है, नहीं दिखाई देती। ये फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस, राइट? Why do we defining a field line? Because by defining the field lines, we are defining the direction of what? Electric field, or direction of force on any other charge will come in interaction with that field. एक चार्ज पे, अब देखो, आपको ना धीरे धीरे परमिटिविटी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। एक चार्ज मैंने Q1 रखा, दूसरा चार्ज Q2 रखा, तो Q2 पे फोर्स कौन लगाएगा? Q2 पे फोर्स कौन लगाएगा? आप बोलोगे सर Q1, मैं बोलूंगा नहीं जी, Q1 नहीं लगाएगा फोर्स। Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है इसके सराउंडिंग में, वो फोर्स लगाएगी Q2 पे। स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, वी आर ट्राइंग टू स्टैंडर्डाइज। तो फोर्स कौन लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है। तो फील्ड लाइन क्या दिखाएगी? फोर्स की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। नोटेशन हमने क्या माना है कि जब पॉजिटिव चार्ज हो तो उसके चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड, वर्ड ध्यान रखना, रेडियली आउटवर्ड फील्ड निकलेंगी। ये डायग्राम बना लेना, ठीक है, ये डायग्राम्स बना लेना, रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी अगर खाली पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेटिक चार्ज? क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेटिक चार्ज में? इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक चार्ज का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज मोनोपोल हो सकता है, मतलब खाली पॉजिटिव अलग से मिल सकता है, खाली नेगेटिव अलग से मिल सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज आपका मोनोपोल हो सकता है, खाली पॉजिटिव अलग से मिल सकता है एंड खाली नेगेटिव अलग से मिल सकता है। मैग्नेटिक जो होगा उसमें नॉर्थ साउथ पोल हमेशा हर समय एक साथ मिलेंगे,
चाहे कितना भी छोटा पीस ले लो, नॉर्थ साउथ हमेशा साथ में होंगे। ठीक है, तो मैंने बोला खाली पॉजिटिव चार्ज जो है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, रेडियली आउटवर्ड। खाली नेगेटिव चार्ज जो है उसके कारण कैसी होगी, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली ड्रॉ करने आती हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बेसिस पे हर साल मेंस में, नीट में, ठीक है, एडवांस में क्वेश्चन बन के आते हैं। डेफिनेटली इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे कि बताओ पॉजिटिव चार्ज से कैसी फील्ड लाइन निकलेगी, नेगेटिव से कैसी निकलेगी। अभी हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस देखेंगे फील्ड लाइंस के। मैं क्वेश्चन डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा कहां से कैसी फील्ड लाइन निकली, कहां जाके टर्मिनेट होंगी, कैसे मटेरियल के सामने टर्मिनेट होगी, बहुत डिटेल में हम लोग जाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसलिए बेसिक आपको याद रहना चाहिए कि पॉजिटिव से बाहर जाएगी, नेगेटिव से अंदर आएगी। अगर मान लो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपस में है, थोड़े दूर पे रखे हुए हैं, तो फील्ड लाइन का कैसा होगा। ठीक है, ये देखो, यहां से निकली, पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगी, कुछ ऑलरेडी बाहर से आके रेडियली इनवर्ड नेगेटिव पे होंगी, कुछ पॉजिटिव से बाहर जा रही। ठीक है, कुछ पॉजिटिव से बाहर जा रही। ठीक है, इसमें ध्यान आपको बस एक ही चीज रखना है, इट विल नॉट बी अ कंप्लीट लूप। करके देखो ना, यहां से अंदर आया लेकिन यहां से रिवर्स हो गया, यहां से बाहर गया, मतलब किसी भी डायरेक्शन से जाओगे तो एक पूरा लूप का क्रिएट नहीं हो रहा है। तो कभी भी इट विल नॉट बी अ कंप्लीट लूप, या कंप्लीट वर्ड को आप क्लोज्ड भी लिख सकते हो, क्लोज्ड लूप। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के साथ अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर रहे हो तो ये कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं होगा। और ये क्यों क्लोज्ड लूप नहीं है, बिकॉज मोनोपोल एग्जिस्ट, बिकॉज मोनोपोल एग्जिस्ट। ठीक है, बहुत सिंपल आंसर, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं। मोनोपोल मेरा एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग भी हो सकते हैं, इसलिए फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं होगी। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप में होंगी। कैसे क्लोज लूप में होंगी, जब मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। ठीक है, लूप मतलब, लूप का मतलब क्या होता है यार, मैं यहां से गया, ठीक है, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर वापस आके मैं इसी जगह पे आऊं ना, यहाँ कुछ हो रहा है क्या ऐसा। आप डायरेक्शन देखो ना, पॉजिटिव से जो बाहर जा रहा है उसकी डायरेक्शन इधर है। जैसी मान लो आप इस लाइन के अलोंग चल रहे हो, मान लो आप इस लाइन के अलोंग चल रहे हो, ठीक है, अच्छा नेगेटिव पर टर्मिनेट हुआ, तो ये बाहर जाना चाहिए था नेगेटिव से, क्लोज के लिए, वापस रिवर्स इनवर्ड आ गया ये। तो किसी भी जगह से क्लोज का मतलब ये होता है कि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं क्लोज, इससे सिंपल भाषा में कोई नहीं समझाएगा। क्लोज लूप का मतलब ये होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने बैठो तो पेंसिल को पेज से बिना उठाए सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी, लेकिन ऐसा आप कर नहीं पाओगे क्योंकि डायरेक्शंस अलग अलग है। तो इसका मतलब ये कैसे लूप हुए, ओपन लूप हुए। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ। क्या आपको ये राम कहानी महाभारत जो मैं समझा रहा हूं समझ में आ रही है। ये महाभारत आपको समझ में आई क्या, कितने प्रतिशत भारतीयों को समझ में आई, जरा सा हाथ पांव उठा के अभिवादन करो मेरा। ओके, ओके, जिसे नहीं समझ में आई बिंदास पूछते जाना बेटा, इस चैप्टर में शर्माना नहीं बिल्कुल भी, इसमें शर्माओगे तो फिर रिजल्ट में भी शर्माना पड़ेगा। मोनोपोल से इसलिए क्योंकि इसको मैं सेपरेट आउट कर सकता हूं। क्लोज लूप का मतलब ये होता है, मेरा मन नहीं कर रहा तुमको समझाने का। ठीक है, क्यों नहीं मन कर रहा, क्योंकि आगे ना एक बहुत अच्छी चीज आने वाली है, गॉस लॉ। गॉस लॉ में ना जितना यहां पे डाउट आ रहा होगा सब वहां क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी तो पॉइंट चार्ज में इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ ना, अभी मैं जैसे चार्ज को बढ़ाऊंगा, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज पे आऊंगा, गॉस लॉ पे आऊंगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, उस समय बिल्कुल ये पॉइंट क्लियर होगा क्यों मोनोपोल है, क्यों डाइपोल नहीं है। राइट।
इज इट क्लियर नाउ? नोट कर लिया ये? और किसी के दिमाग में कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? मैं फिर अगेन मैं एक डाउट का वेट कर रहा था कि यार वो तो कोई तो पूछेगा मेरे से। भाई कोई तो पूछ लो वो वाला डाउट। और कोई डाउट किसी के दिमाग में नहीं आ रहा? चलो मैं बताता हूँ कौन सा डाउट मैं सोच रहा था। आपने ये सोचा कि सर जैसे हमने यहाँ पे लाइन बनाई, ठीक है सर, आपको कैसे पता यहाँ से मेरे को 10 लाइन ड्रॉ करनी है कि 15 लाइन ड्रॉ करनी है कि 20 लाइन ड्रॉ करनी है? मान लो इस चार्ज की वैल्यू सर +1 है, तो क्या होगा सर? +2 कूलम रख दिया तो भी क्या ऐसा ही बनेगा फील्ड लाइन? सर +4 कूलम कर दिया तो भी फील्ड लाइन ऐसा ही बनेगा? ये फील्ड लाइन पे बहुत खेल होने वाले हैं आगे, फील्ड लाइन को बिल्कुल क्लियर रखो। क्या डिफरेंस होगा अगर मैंने +4 कूलम के लिए फील्ड लाइन ड्रॉ करना है और प्लस मैंने यहाँ पे बनाया चार्ज पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, और मैंने चीटिंग करी, मैंने लिखा नहीं कितने कूलम का है, मैंने बोला जी ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है, और मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया अच्छा बताओ ये Q1 है ये Q2 है, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, Q1 का कि Q2 का? Q1 का। सबको समझ में आ गया सर, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड लाइंस? ठीक है, बोल सकता हूं क्या? ये बोल सकता हूं क्या मैं? अब कंपटीशन वाले क्या करते हैं ना, देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है, इसको भी समझाऊंगा, 1 मिनट 2 मिनट पहले मेरी बात सुन लेना ध्यान से। कंपटीशन वाले क्या करते हैं, उन्होंने बताया यहाँ पे जी ये Q1 है, ठीक है, ये Q1, ठीक है, और साहब ये Q2 है, ठीक है। वो बोलेंगे सर बताओ Q1/Q2 का रेशियो क्या होगा, कुछ मत करो, फील्ड लाइंस काउंट करो कितने हैं, 8/4, तो कितना हो गया ये 2:1, राइट? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या बहुत बेसिक लेवल पे? क्वेश्चन बना दिया मैंने, आते हैं ऐसे क्वेश्चन नीट में स्पेशली आते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, Q1/Q2 कितना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस काउंट करके डिवाइड कर दो। फील्ड लाइंस में मैं बहुत खेलूंगा आपके साथ, आपको हर जगह परेशान करूंगा, फील्ड लाइन पे बहुत खेल होने वाले हैं आपके साथ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ फील्ड लाइन पे, और यहाँ नहीं बोर्ड में भी आते हैं। अब भूल जाओ बोर्ड में कोई आपसे डेफिनेशन पूछेगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई ना पूछता, बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन करके आते हैं, बड़े ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन करके आते हैं, ठीक है। 2 साल से तो बोर्ड का पेपर मेन से ज्यादा टफ आ रहा है, मैं तो यही बोलूंगा, ठीक है। बस भला इस बात का होता है कि हमारा CBSE बोर्ड में मॉडरेशन पॉलिसी है। मैग्नेटिक चार्ज हमेशा डाइपोल में होगा, देखो मैग्नेटिक चार्ज क्या होता है ये मैग्नेटिज्म चैप्टर में मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा डिटेल में, बस फिलहाल इतना समझो कि मैग्नेटिक चार्ज जो है वो हमेशा डाइपोल होगा, मतलब नॉर्थ साउथ एक साथ मिलेगा, और इलेक्ट्रिक में मोनोपोल भी हो सकता है, मतलब खाली पॉजिटिव अलग मिल सकता है, खाली नेगेटिव अलग मिल सकता है, जो यहाँ पे पॉजिटिव है उसको वहां पे हम नॉर्थ बोल देते हैं, जो यहाँ पे नेगेटिव है उसको वहां पे हम साउथ बोल देते हैं। जितना अच्छे से आप कूलम्स लॉ पढ़ते जाओगे उतना मैग्नेटिज्म के चैप्टर में हमें कम टाइम लगेगा, ठीक है। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है एंड कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी है, दोनों अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो अगर मान लो सेम पोलैरिटी के चार्ज हो गए, दोनों पॉजिटिव हो गए, तो उसकी फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, बस ये ध्यान रखना है कि ये कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है, ये कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो फील्ड लाइन बेसिकली मुझे क्या दिखाती है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग द लाइन, ठीक है।
फील्ड लाइन क्या नहीं कर सकती है? कैन नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती इंटरसेक्ट? अरे यार, एक इधर गई एक इधर गई, ठीक है, ये फील्ड लाइन ये फील्ड लाइन, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो टेंजेंट प्लॉट हो जाएंगे ना, तो मेरे को फोर्स के दो डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन मिल गए एक पॉइंट पे, विच इज एट ऑल नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता, इसलिए फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, एंड तीसरा पॉइंट मैंने यहां पे लिखा दिया, इसको आप एक साथ ही नोट करना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड लाइंस। फिलहाल पॉइंट चार्ज के केस में हमें इतनी बातें समझने की है। ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? है? अच्छा, अब ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को सीरियसली मजा आने लगा कि हाँ यार ये अब ना थोड़ा लग रहा है 12th के लेवल पे जा रहे हैं धीरे धीरे। और कितने लोगों को डर लगने लगा या बोर लगने लगा, क्या रे? चैट पे बताओ लिख के, मतलब हैंड रेस करोगे तो समझ में नहीं आएगा किस चीज के लिए हैंड रेस कर रहे हो। चैट पे बताओ कितने लोगों को मजा आ रहा है और कितने लोगों को लग रहा है। बेटा ये फिगर आपको डिनोट कर रहा है कि दो सेम पोलैरिटी के चार्ज होंगे तो उनकी पोलैरिटी का मतलब उनका फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। ये आपके सीबीएसई में कई बार इस टाइप का भी आ जाता है बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, इजी वाले भी। अभी टफ वाले मैं कराऊंगा, उसके पहले हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, पहले वो सब पढ़ के फिर टफ वाले कराऊंगा मैं। तो सेम पोलैरिटी के चार्ज होंगे तो उसकी फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, ये है। ठीक है, तो आप दो पॉजिटिव के लिए है तो मैंने ये डायरेक्शन आउटवर्ड रखा है, दो नेगेटिव होगा तो बस डायरेक्शन इन्वर्ट करके सेम ऐसा ही आपको ड्रॉ करना। ठीक, मयंक, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फोर्स एक्सपीरियंस होता है। याद कर न्यूटन्स लॉ जब हमने चालू किया था पहला दिन, मैंने फोर्स से चालू किया था, दिस वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने बोला था, नहीं हो तो वीडियो में जाकर दोबारा सुनना, कि व्हाट इज अ फोर्स। तो जनरली बुक में डेफिनेशन लिखी रहती है सारा, पुश और पुल। पुश और पुल इज एक्शन, राइट? फोर्स इज द एक्सपीरियंस व्हाट यू फील आफ्टर दैट। फोर्स इज द एक्सपीरियंस व्हाट यू फील आफ्टर दैट। तो ह्यूमन बॉडी जो है, जो हम लोग हैं, हमारी औकात बहुत कम है नेचर के कंपैरिजन में। वी आर नथिंग एज कंपेयर टू नेचर। और ये आज के डेट पे आप देख ही रहे हो, दुनिया मंगल ग्रह पे जाके घर बना रहे हैं और एक छोटे से वायरस में पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है 2 साल से। अभी भी नेचर में ऐसा बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता कैसे होता है। तो नेचर इज मच स्ट्रॉन्गर देन अस। हो सकता है कि आज से आने वाले 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद ह्यूमन रेस ही एक्सटिंक्ट हो जाए और डायनासोर दोबारा राज कर रहे हो। तो हमें वो समझना है जो नेचर ने क्रिएट किया। नेचर ने फील्ड क्रिएट करी, उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरी बॉडी आती है तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी। फोर्स कुछ होता नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट वी आर नॉट सपोज टू डिफाइन फोर्स, वी आर सपोज टू डिफाइन फील्ड ओनली, बिकॉज फील्ड इज द बेसिक थिंग, राइट? और जो अब हम पढ़ रहे हैं फील्ड लाइंस, वी आर जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट दिस फीलिंग इनटू मैथमेटिक्स, ताकि हम उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सके, डायरेक्शन कैलकुलेट कर सके। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं ना, हो सकता है दोनों सेम चार्ज आपस में आजू बाजू में रखे हो, तो उनके लिए फील्ड कैसा बनेगा? दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे ऊपर है ना, हम तो कुछ भी रख सकते हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मैंने बता ही दिया, हर कंडीशन में आपको फील्ड लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? बहुत आराम आराम से मैं चल रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे। मैंने पहले ही बोला था ये चैप्टर हम लोग स्लो प्रोसेस में चलेंगे, अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी चैप्टर खटाखट निकलेंगे, टाइम नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार जरा हैंड रेस करके एक बार और एक्नॉलेज कर दो कि फील्ड लाइन तक की हर चीज क्लियर है। अगर यहां तक में कोई भी डाउट है तो पूछ लो प्लीज, किसी को भी है तो। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, अलग अलग चार्ज की फील्ड लाइन कैसे इंटरसेक्ट कर लेगी? तुमको चार्ज दिख रहा है क्या? तुमको चार्ज तो दिख ही नहीं रहा ना, तुमको तो फील्ड दिख रही है।
खाली फील्ड एक्सपीरियंस हो रही है। मैं इतने देर से गला फाड़ फाड़ के ये चिल्ला रहा हूँ कि इतनी सारी चीजें हम डिफाइन क्यों कर रहे हैं, अदरवाइज हम ग्रेविटेशन टाइप से काम नहीं चला लेते, क्योंकि ग्रेविटेशन का फोर्स में दिख जाता है, विजिबल फोर्स है, ये नॉन विजिबल फोर्स है, मुझे नहीं दिखता। इसलिए मैं इतनी मैथमेटिक्स डेवलप करने के लिए मेरे को इतनी सारी चीजें डेवलप करनी पड़ रही हैं। तो आपको कैसे पता कि कौन सी फील्ड लाइन अलग से आ रही है, कौन सी सेम चार्ज से आ रही है? इंटरसेक्ट करेगी किसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब उस करंट पोजीशन पे दो डायरेक्शन हो गई ना, फील्ड की या फोर्स की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ? ठीक है, आपको खाना खाना है, ठीक है, यू आर हैविंग फूड, राइट। अब आपने रोटी ली, राइस लिया, ठीक है, दाल ली, दाल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पता नहीं मेरे को, राइट, और भी कुछ कुछ जो भी आपका है, ठीक है, हमने पिकल भी ले लिया। ये सारा आइटम, बायोलॉजी वाला कौन है? मयंक है ना हमारे यहाँ पे अभी? हाँ, मयंक ज्यादा अच्छे, मेरे से ज्यादा अच्छा बताएगा। ये सारा आइटम लिवर में पहुंचा। मयंक मुझे बताना, क्या लिवर आइडेंटिफाई करेगा कि रोटी का कहाँ से आया है, राइस है आया, मेरे पास दाल आया, मेरे पास पिकल आया? क्या ये पॉसिबल है? व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग कि भैया रोटी से कितनी कैलोरी मिल रही है, राइस से कितनी कैलोरी मिल रही है, दाल से कितनी कैलोरी मिल रही है, दैट इज हैविंग ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कैलकुलेशन सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम सबको एक ही तरीके से ट्रीट करेगा, ठीक है, और जो आपका कंप्लीट फूड अंदर गया उसके हिसाब से काम करेगा ना, उसके हिसाब से वो बाकी बॉडी में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जब एक बार आपने चार्ज रख दिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये अलग अलग आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे भाई। ये जो मैं फील्ड लाइन बना रहा हूं, ये जो ऊपर, आपको क्या लग रहा है कि ये ऊपर वाली फील्ड लाइन इस पॉजिटिव के कारण और ये नीचे वाली फील्ड लाइन इस पॉजिटिव के कारण? गलत फहमी में हो। ये दिखाने का तरीका है, ठीक है। जो नेट फील्ड जो लाइन बन रही है, वो नेट इफेक्ट है दोनों चार्ज का, वो दोनों चार्ज का नेट इफेक्ट है। और फील्ड लाइन सिर्फ वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड तो दिखाई नहीं रहा फील्ड लाइन। फील्ड लाइन सिर्फ वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो आपको फील्ड लाइन दिख रही है, दिस इज द कंबाइंड फील्ड स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस। सो दिस शुड रिप्रेजेंट अ सिंगल फील्ड, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहिए इसको, राइट। तो ये दैट कैन नेवर इंटरसेक्ट, इंटरसेक्शन का कोई किसी कंडीशन में सीन नहीं। इज दैट क्लियर नाउ? इंटरसेक्शन किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। आप ये बोल रहे हो कि अगर मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, ये बोल रहे हो? मेरे डायग्राम को देख के खाली यस और नो बोलो। तो मैं ये बोलूंगा मैडम जरूरत से ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, थोड़ा ठहर जाओ, ठीक है, 2 स्लाइड पीछे जाओ। मैंने क्या बोला? पॉइंट चार्ज से कारण है, एक पॉइंट चार्ज के ना दूसरा पॉइंट चार्ज कैसे आएगा भाई? ये सब अभी आगे जाएंगे हम लोग, इस टाइप की कंडीशन बताऊंगा मैं, लेकिन वो आगे की बातें, अभी वो बातें नहीं समझ पाओगे आप, ठीक है। उस कंडीशन में भी कॉमन फील्ड लाइन ही क्रिएट होंगी, लेकिन कैसे होती है वो सब अभी समझेंगे, उसमें टाइम लगेगा, इतनी जल्दी फील्ड नहीं समझ जाओगे। अभी सिर्फ हमने पॉइंट चार्ज को डिफाइन किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। नाउ लेट्स मूव अहेड, टाइम है खत्म हो गया, ठीक, चल। सो अब आगे बढ़ते हैं जरा सा। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, जो मैंने अभी आपको लिखवाया, जो मैंने आपको मेन पॉइंट बताया, वही चीजें हैं, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, ठीक है, कि फील्ड लाइंस में क्या क्या होनी चाहिए चीजें। इज इट क्लियर? आगे बढ़े।
इज इट क्लियर नाउ? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स, मुझे ये बताओ, ठीक है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ओनली चैप्टर जो जिसमें थोड़ा लगेगा, मेहनत है। एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा, एक एक पॉइंट पे बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा ये। कंपटीशन में तो बिल्कुल नहीं बनेगा, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, हिलेगा भी नहीं क्वेश्चन इसका। मैं भी दिखाऊंगा कंपटीशन क्वेश्चन तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड के सबके दिखाऊंगा, धीरे धीरे चलूंगा मैं उस तरफ डायरेक्शन में। अभी तो हम लोग उस पॉइंट तक नहीं पहुंचे जहां से बहुत मेजर क्वेश्चन बन करके आते हैं, राइट? अभी तो जो है हम थोड़ा सा नीचे के लेवल पे काम कर रहे हैं, मतलब बेसिक्स पे काम कर रहे हैं। और ये बेसिक आपको हायर वाले में काम आएंगी सारी चीज, हर जगह मैं चीजों को यूज करूंगा फटाफट से उस समय, तो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? तो अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, जस्ट टेल मी। और अगर किसी को कुछ तरीके में प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है, लेट अस टॉक फॉर 2 मिनट्स, क्योंकि बात ना 2-4 दिन की नहीं है, हमें पूरा साल साथ गुजारना है, ठीक है? तो अगर किसी को तरीके में कोई प्रॉब्लम लग रही है, अगर लग रहा है कि नहीं यार हमें नहीं समझ में आ रहा, आपको कुछ और चेंज करना चाहिए, किसी को कुछ और है, तो प्लीज टेल मी क्लियरली,